बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतलैन बख्श। नाज़रीन, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन शाबान कामयाबी से आगे बढ़ा है। वफाकी हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी ज़राए की जारी करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया, जिसके बाद पाक फौज, फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 13 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं, जिसके बाद इस हमले के बाद मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 69 हो गई है, जबकि 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 75 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए का ये भी बताना है कि दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं और फितना अल ख्वारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बात करें और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात करें तो ऑपरेशन की इस कामयाबी पर उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने हालिया खिताब पे वाज़ेह किया है कि दुश्मन की प्रॉक्सीज और सरहद पार से होने वाले दहशतगर्दी को रियासत अपनी मुकम्मल कुव्वत से कुचल देगी और पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और मौशी तरक्की पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कामयाब कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं और इसी तमाम तर टॉपिक के ऊपर आज हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद गेस्ट मौजूद हैं। मेजर नदीम शेख रिटायर्ड साहब मौजूद हैं, आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। दूसरी जाने मेरे पास मेजर रिटायर्ड फवाद साहब मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। फवाद साहब, क्या वजह है कि एक बार फिर बलूचिस्तान के अंदर हम दहशतगर्दी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं और एक तरफ हम ये देखते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं, ऑपरेशन शाबान शुरू किया गया है। इस तनाजुर के अंदर आप किस तरीके के तमाम तजाविये को देख रहे हैं और इस सिचुएशन को कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब से आपको इल्म में है कि पिछले महीने जो बीएलए का सियासी विंग है BYC, उसकी एक सरगना कारकुन को जो है मारंग बलोच जब से उम्र कैद की सजा हुई है, तो आपने देखा कि बलूचिस्तान में खासकर और KPK में भी जो दहशतगर्दी की लहर है वो बतदरीज जो है वो बढ़ती जा रही है और उसका कल्मिनेशन जो है वो आपने देखा कि ज़ियारत में हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसकी शहादत में हुआ और इन्होंने एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश की थी, जिसका बहुत ही मुस्तैदी से हमारी फौजें ने जवाब दिया और कल से अब ऑपरेशन शाबान जो है वो इनके खात्मे के लिए जो है वो शुरू हुआ है और मैं समझता हूं कि ये ऑपरेशन जब तक खत्म नहीं होगा कि जब तक के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ मैं एक और चीज भी ऐड करता चलूंगा कि हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो दहशतगर्दी से बरकरार है बलूचिस्तान में, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि वो हर जगह मौजूद नहीं हो सकती, तो वहाँ की जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी ट्रेनिंग और उनको जो लेटेस्ट असला है उससे लेस करने की अशद जरूरत जो है वो अब सामने देखने में आई है। और दूसरी चीज है कि ये दहशतगर्द जो है वो मैक्सिमम तो लोकलाइज ही पना लेते हैं, उनका सामान रसद, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी ट्रैवलिंग वगैरह जो है वो लोकल एरियाज में होती है। तो अब हमें वहाँ की जो लोकल वतन आबादी है उनसे भी गुजारिश करनी पड़ेगी और उनको भी ये समझाना पड़ेगा कि जी इस तरह की जो दहशतगर्द की जो भी वहाँ कार्रवाइयाँ हैं या जो भी वहाँ नकलो हरकत है उस पर नजर रखें और इसकी जो निशानदेही है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बर वक्त करें। ठीक। इसके अलावा अब हमें जी कंटिन्यू करें फवाद साहब। जी, इसके अलावा मैं एक और बात आपसे ऐड करूंगा, वो ये है कि अब तो हमें पता है कि जी ये जो तालिबान की हुकूमत है ये बहुत ज्यादा अम्ब्रेला देती है, ना सिर्फ बीएलए को बल्कि कैदा या फरासा, इसके अलावा और भी तंजीमें हैं जो सेंट्रल एशिया में या चाइना में दहशत का बाजार गर्म कर रही है, तो उसको जो है अब हमें सवार पे भी ये बात जो है वो बतानी पड़ेगी कि तालिबान की जो ये रजीम है इस पीछे कौन से
खाद का फरमा है। ये तो एक प्रॉक्सी है जो कि अपनी जमीन जो है वो डॉलर के अवज़ दे रहे हैं। इंडिया का नाम आ रहा है, इजराइल का नाम आ रहा है, तो हम ये समझते हैं कि अब हमें सफारती सतह पर बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। पिछले दिनों यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान की मौके की तायद की है कि जी जो दहशतगर्दी अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है, पाकिस्तान को इसका जवाब देने का हक रखता है। अब हमें इससे एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा और हमें दुनिया को ये करना पड़ेगा कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतने मुनज़्ज़म, इतनी जो पैसे की रेल पेल है अफगान रजीम की, वो कहाँ से हो रही है। तो इस नेक्सस को भी उजागर करना पड़ेगा और दुनिया को ये बावर कराना पड़ेगा कि हिंदुस्तान जो है इस खत्ते में दहशतगर्दी का जो है वो मास्टरमाइंड है। और अब तो इस ग्रेट गेम में जो है इजराइल भी उतर गया है और वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो है अफगान रजीम को प्रोवाइड कर रहा है। मैं समझता हूं कि ये वक्त इससे बेहतरीन वक्त हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ तमाम ममालिक देखते हैं एज पीस ब्रोकर के, अमन के पैगंबर के। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त ये बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, राजा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम के अंदर। राजा साहब, आपको भी वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। नदीम साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी। इस वक्त जो ऑपरेशन शाबान आप देख रहे हैं, जो पाक फौज इस वक्त दावा कर रही है कामयाबी के साथ जारी है और उसकी तमाम तर कार्रवाइयाँ भी हम अपनी मीडिया स्क्रीन पे भी चला रहे हैं और मीडिया पे रिपोर्ट भी कर रहे हैं। इस ऑपरेशन को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं और इसमें क्या आप समझते हैं कि मजीद मैकेनिज्म और मजीद स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब बहुत अरसे के बाद अब मेरा ख्याल है कि जिस तरह से ये अपेक्स कमेटी का वहाँ इजलास हुआ है कोयटा के अंदर, हमारे जो CDF आसिम मुनीर साहब उसमें उसका हिस्सा बने और प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे, उनकी सरबराही में इसका इजलास हुआ और उन्होंने ये फैसला किया कि ये ऑपरेशन शाबान लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक कोलिशन और कंबाइंड एफर्ट होगी जो इस एरिया रीजन में की जाएगी, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, मिलिट्री और FC और वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो सब के साथ एक कंबाइन जो है ये कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाएगा पूरे बलूचिस्तान। और आपने देखा है कि विद इन अ डे आप देखें कि कितनी ज़्यादा जो है इन्होंने कामयाबी हासिल की है और इन दहशत गर्दों को तकरीबन 70-75 अब तक ये जो है वो इनको वासिल जहन्नम ये कर चुका है ये ऑपरेशन अभी तक। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि ये ठीक है। हमें पता है कि इसके पीछे इनकी डोर कौन हिला रहा है। अफगानिस्तान से इनकी डोरें हिलती हैं, वहाँ इनको फैसिलिटेशन है, वहाँ इनको कवर है, वहाँ इनको ट्रेनिंग है, ठीक है। वहाँ भी आप देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप फैसला कर लिया है, हमारी जो मिलिट्री है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और वहाँ किस तरह से हम एयर रेड्स कर रहे हैं उनके ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर, और जहाँ जहाँ भी हमें मिल रहे हैं अब हमने फैसला कर लिया है कि अब इनके साथ आनी हाथ से निपटा जाएगा। अभी एक दरमियाना समझ लें कि इनके साथ था मामला और उसमें थी कि कोशिश कि शायद ये लोग अब संभल जाएंगे, मान जाएंगे और कभी जो है वो अपनी टर्म्स से पाकिस्तान की टर्म्स पे ये लोग आ जाएंगे, लेकिन वो हमें आइडिया हो गया कि ये नहीं आएंगे। अब हमारे पास सिवाय इसके कि इनको क्रश करें, जहां मिले वहां मारें, ठीक है, और यही हम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिस जगह भी ये मिले हम इनको जो है वो निस्तो नाबूद करेंगे। देखिए, भारत की भी जो तरफ से जो फंडिंग है वो अफगानिस्तान में पहुंच रही है, वेपन्स अफगानिस्तान पहुंच रहा है, वहां से ये इनको सप्लाई करते हैं और वहां से लेके ये पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। लेकिन अभी इस दफा जिस तरह से ये क्लोज सपोर्ट मिशन में जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी होंगे इंशाअल्लाह, हमारे अपाची और ये फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं, सारे मिलके जब इंशाअल्लाह ताला ये क्लोज सपोर्ट में ये काम करेंगे तो मुझे ये उम्मीद है कि ये आखिरी जो इनकी लॉ जिस तरह से थी वो आखिरी एक ये चमटमाई है ये जो उन्होंने किया। अब मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला सून यू विल सी कि इंशाअल्लाह ताला विद इन अ मंथ हम इनके ऊपर मुकम्मल दाव रखा होगा इंशाअल्लाह। राजा साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए? कोई हुकूमत की स्ट्रैटेजीज उनके साथ शेयर हो चुकी हैं या किस तरीके से इसको लेके चला जाएगा? देखिए जी, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत अपने अफवाज के साथ खड़ी है और उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया है कि अब दहशतगर्दों से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये नया मामला नहीं है, ये आज का इशू नहीं है, इसकी एक तारीखी हैसियत है और ये शुरू से वहाँ पे बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी की सूरत हाल रही है। वहाँ के नौजवानों ने जब ये फैसला किया कि अब हम हथियार उठाएंगे और पहाड़ों पे जाएंगे, तो शुरुआत में तो ये
मैं समझता हूँ कि एक हुकूक की जंग थी। वहाँ के नौजवान ये समझ रहे थे कि उनके हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, या एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी। लेकिन बाद में इस मूवमेंट का फ़ायदा उठाया गया और भारत और इसराइल बराह रास्त उन्होंने एक पुरअमन जदोजहद को हथियारबंद जदोजहद में तब्दील करवाया और फिर एक दहशतगर्दी का रास्ता अपनाया गया। आज भी पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि जो हमारे इत्तेहादी जमातें हैं, वो ये समझती हैं कि बलूचिस्तान में जो सियासी लोग हैं, जो सियासत को समझते हैं, उनके साथ वो बैठने के लिए तैयार हैं, बलूचिस्तान की एहसास महरूमी को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, हथियार उठाकर आम लोगों को वहाँ पे जो है वो शहीद किया जा रहा है और शहरियों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, रियासत के इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, फौजी जवानों को, पुलिस के नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। उसके लिए देखें ना, एक तरफ हमारी अफवाज ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर, फिर हमारी हुकूमत ने, सब ने मिलकर एक फैसला किया कि हम ऑपरेशन शोबान का जो है वो आगाज करेंगे। दूसरी तरफ केपी हाउस इस्लामाबाद में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, पीछे बानी पीटीआई का फोटो लगाया जाता है और अपने ही अफवाज के खिलाफ जो है वहां पे एक मुनज़्ज़म साजिशें की जाती हैं, एक प्रोपेगेंडा और एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, जो मैं समझता हूं कि इंतहाई खतरनाक है। ये सिर्फ बलूचिस्तान तक बात नहीं है, फिर ये बात फिर केपी की जा रही है और केपी हुकूमत जो है वो मैं समझता हूं जहां पे भारत, जहां पे इसराइल सपोर्ट कर रहा है बीएलए को और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को बलूचिस्तान में, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत भी उन्हें फुल सपोर्ट कर रही है और सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर उन्हें शेल्टर नहीं मिल रहा या सपोर्ट नहीं मिल रही, केपी की हुकूमत भी जो है वो उन्हें मुकम्मल तौर पे सपोर्ट भी कर रही है और उनको नैरेटिव बिल्ड करने में मदद कर रही है। तो उनके खिलाफ भी जबरदस्त ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है राजा साहब, आप जिस तरीके से इशारा कर रहे हैं तो ये कितना खतरनाक है, एक सूबाई हुकूमत दहशतगर्दों को इस तरीके के मैसेजेस आप कह रहे हैं कि डिलीवर करके दे रही है, नैरेटिव जनरेट करके दे रही है, आप नहीं समझते कौमी सलामती के ऊपर एक बड़ा चैलेंज है ये? बिल्कुल है, क्योंकि आप देखें ना, अगर आप इस नेक्सस को समझने की कोशिश करें कि वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान में दहशतगर्द की कार्रवाइयों में मसरूफ अमल हैं, वो उनको फॉरेन फंडिंग मिलती रही है और हमारे जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके पास शवाहिद मौजूद हैं कि किस तरह भारत और इसराइल से इनको फंडिंग मिलती रही है। तो मुझे बताएं, ये भारत और इसराइल से पाकिस्तान की कौन सी सियासी जमात को फॉरेन फंडिंग मिलती रही है? ये भी तो कोई दो राय नहीं है इसमें, या कोई राज की बात तो नहीं रही है, सबूत मौजूद हैं। अकबर इस बाबर साहब का पूरा केस फॉरेन फंडिंग का मौजूद है कि किस तरह से इसराइल से और भारत से मुख्तलिफ कंपनीज के जरिए पाकिस्तान की एक सियासी जमात पीटीआई को फॉरेन फंडिंग मिलती रही है। तो इनके मफादात तो एक ही हैं, ये लोग हथियार उठाकर पाकिस्तानी अफवाज को और उनके जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको डायरेक्टली हिट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, और वो लोग सियासी बुनियादों पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की अफवाज को वो मलाइन कर रहे हैं और एक प्रोपेगेंडा बिल्ड कर रहे हैं और एक नैरेटिव बना रहे हैं। तो दोनों महाजों पर, यानी सियासी महाज पर पीटीआई जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है और डायरेक्टली हिट कर रही है पाकिस्तान की असास को, और दूसरी तरफ दहशतगर्द तंजीमें हैं जो हथियार उठाकर डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही हैं। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियर कट मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, इसी तरह सियासी दहशतगर्दों से भी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए और उनको भी उनके कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए और आवाम के आगे डिस्क्लोज करना चाहिए सारी बातों को। ठीक है, फवाद साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी। फवाद साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ लड़ रही हैं और वफन हम ये देखते हैं कि इस तरीके से स्पेस ले लेके ऐसी कार्रवाइयाँ जो है वो
जन्म लेती हैं और उसके बाद इसी तरीके से उनको टारगेट करके निशाना बनाया जाता है। आलमी अमन के लिए भी एक इसी तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है। आप नहीं समझते कि इस तरीके के ज़ाविये में जो हमारे बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जो करते हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनको किस हद तक फेवर मिल सकती है और ऐसी कार्रवाइयाँ आगे जाके किस तरीके की जो है वो साख छोड़ जाती हैं, और हम इस तरीके से स्ट्रैटेजी को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं कि दोनों जो हमारे भारत की भी हम बात कर रहे थे, इजराइल की भी प्रॉक्सीज की आप बात कर रहे थे कि प्रॉक्सीज का जो रोल है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आलमी सतह पर क्या ऐसा एक्टिव होने की जरूरत है और क्या ऐसा ही हिकमत अमली बनाने की जरूरत है जो आगे चलकर बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मेंटेन हो जाए? जी बिल्कुल, आपने इट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो पाकिस्तान जो अहमियत इख्तियार कर चुका है वर्ल्ड फोरम पे, उसको इस वक्त फायदा उठाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो है वो सुनवाई होगी, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो हमारे दोस्त ममालिक हो, चाहे वो सुपर पावर्स हो, इकोनॉमिक पावर्स हो, हम उनको ये बावर कराएं कि इस वक्त ये खित्ता किसी भी जंग का मुतमिल नहीं हो। फवाद साहब जी, दहशतगर्दी को पनाह मिल रही है, वो आगे चलकर इस खित्ते के लिए बहुत ज्यादा ही खतरनाक साबित होगी, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चीन में दहशतगर्दी हो रही है, सेंट्रल एशिया में दहशतगर्दी अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है। हमने वहां इनको ये मौका भी दिया था कि जी आप आए और हमारे साथ वन बेल्ट रोड का जो सीपैक है उसका हिस्सा बने अफगानिस्तान को, और वाखान कॉरिडोर के जरिए अपनी तजारत जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में और हमारी पोर्ट्स का इस्तेमाल करे। लेकिन वो लोग जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है उनका उन पर इंडिया का, और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ज्यादा फ्यूचर में इस खित्ते के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा, और ये एक नया ग्रेट गेम की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस वक्त पाकिस्तान को, जिस तरह मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि सफारती फोरम पे तो है ही, एक और नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा जिसकी निशानदेही राजा साहब ने भी की है, और वो ये है कि हमें अपने जो यहाँ के जो अवाम है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो केपीके में है, उसको भी जो है ये इंफॉर्मेशन जो है वो उनके घर तक पहुंचानी पड़ेगी कि जी आप लोग जो है इस तरह की जो पाकिस्तान के खिलाफ जो पगडंडा हो रहा है उसका सही तरीके से तदारुक करें और उसकी तरफ कान ना धरें, और इस किस्म का जो जहर सोशल मीडिया पे उगला जा रहा है उसका तदारुक करें। ये मैं समझता हूं कि आने वाले वक्तों में शायद बतदरीज ये कम होगा। इंडिया जो है इस वक्त बहुत ज्यादा आइसोलेट हो चुका है, और हमें और थोड़ी सी जरूरत है एक बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव सवारकारी की। ठीक है नदीम साहब, आपकी तरफ भी यही सवाल करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से फवाद साहब भी कह रहे हैं कि एक नैरेटिव जनरेट किया जाता है, वो यहाँ के लिए भी बड़ी ज़रूरी है कि उस नैरेटिव को कंट्रोल किया जाए या तदारुक किया जाए उसका। लेकिन साथ ये है कि हम अगर भारत की बात करें, भारत आइसोलेट होता हुआ तो हमें दिखाई देता है, लेकिन वो अपने हथकंडों से बाज आता हुआ नहीं दिखाई देता। हमें इस तरीके के जो हथकंडे भारत इस्तेमाल करता है, या इजराइल अब इसमें शामिल हो चुका है और अफगानिस्तान को एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर फंडिंग की जाती है, उसके बाद दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो है वो जन्म लेती हैं और परवान भी चढ़ती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? भारत को मजीद इस चीज के लिए कैसे रोका जाए कि वो आलमी सतह पर भी इसका एक पॉइंट हो, एक नैरेटिव हो, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड हो, जिसकी वजह से वो अब ये कार्रवाइयां करने से गुरेज करे? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी एविडेंसेस पे चलती है, वो एविडेंसेस मांगते हैं और उसके बेसिस के ऊपर जो है वो कंट्रीज के अगेंस्ट जो है वो काम करते हैं। और वो किसी भी इंडिया के खिलाफ भी अगर हमको एविडेंसेस देते हैं तो उसमें बहुत सारे टूल्स हैं उनके पास, FATF है, यूनाइटेड नेशन के और दूसरे हैं, लेकिन उनके अपने मफादात भी होते हैं। इसराइल ने 75,000 लोग शहीद कर दिए, कौन सा उसके ऊपर कोई चीज लग गई या कौन सी उसके ऊपर कोई पाबंदी लग गई? ये राजा अंसारी साहब ने बहुत अच्छी बातें की और मेजर फवाद ने भी। ये सारी चीजें तो हमें करनी है। हमें एक काम तो हम कर रहे हैं जो सबसे नंबर 1 पे है, वो ये है कि अब एक दफा जनाब गोली का जवाब गोली से, और इनको एक दफा इंशाल्लाह ताला जो है वो पूरे ऑपरेशन जो है यंग करके इंशाल्लाह ताला इस दफा इनको मुकम्मल कॉम्बिंग करनी है, और इनको जो है इस दफा हमने
بالکل ختم کرنا ہے. دیکھیں دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی پر کنٹرول کیا گیا وہاں پر ایک دفعہ جو ہے وہ سختی ضرور کی جاتی ہے اور ایک دفعہ سختی کر کے ان سارے ایلیمنٹس کو ختم کیا جاتا ہے. اس کا جو دوسرا پرانگ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو زیادہ تر افیکٹڈ ہیں جو آپ ان کے جتنی بھی جو ٹیررسٹ ہیں وہ سارے آپ کو مزدور ٹائپ ملتے ہیں. ان کے لیڈرز ہو سکتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ پڑھے لکھے بھی ہو سکتے ہیں, یونیورسٹی کے بھی ہیں, اس میں کچھ لیڈرز ان کے ہیں جو یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن زیادہ تر جو طبقہ جو ان کے ساتھ ہے وہ سارے اسی طرح سے جس طرح سے وہ ایک سردار کے ساتھ وہ لگ جاتے ہیں اور ویگو ڈالے پہ بھی پیچھے 10 بٹھا لو 20 بٹھا لو بیٹھ جاتے ہیں, ان کو جگہ نہیں بھی دے تو وہ ساتھ بندے مارنے پہ بھی تیار ہو جاتے ہیں. یہ اس طرح کے لوگ ہیں. ان کو کوئی نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کیا ہے, ان کو کوئی نہیں پتا کہ نواز لیگ کیا ہے, ان کو اور چیزوں کا نہیں پتا. تو دہشت گردی کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے نا. جی وہ تو ہے, لیکن ان لوگوں کو آپ نے جب یہ اس وقت بین دھارے میں آئیں گے جب آپ کے ملک کے اندر اکانومی آپ کی بہتر ہوگی, لوگوں کو روزگار ملیں گے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی روزگار نہیں. اگر ان کے پاس روزگار ہو ٹھیک ہے تو یہ اس طرف نہیں جائیں گے. آپ دیکھیں کہ یہ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں, پھر اتنا بڑا ہے رقبے کے لحاظ سے 41% آف پاکستان ہے بلوچستان, دشوار گزار علاقے ہیں. میں نے خود وہاں آپریٹ کیا ہے تو آئی سین اٹ کہ 2 گھنٹے آپ ڈبل کیبل پہ چلتے ہیں تب بھی جا کے کوئی چھوٹا سا کوئی ایک ٹاؤن آتا ہے کہ جی ابھی بسیمہ آ گیا, جی ابھی جی خران آ گیا, جی ابھی پنجگور آ گیا, جی ابھی تربت آ گیا. پھر ڈیزرٹ بھی ہے اور ماؤنٹین اسٹیرن ہے تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. لیکن ابھی اس بار جو فیصلہ کیا ہے کہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے, لیکن ساتھ 2 پرانگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے انڈیا ہے افغانستان ہے وہ تو باز آئیں گے. آپ کو اپنے ملک کو سیدھا کرنا ہے. ان کے ساتھ تو جو ڈیل کریں وہ ہمارا سفارتی محاذ ڈیل کرے گا اور ہماری جو فوجی جو بارڈرز پر وہ ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے کہ وہاں سے کیسے انفلٹریشن ہوتی ہے. لیکن اصل چیز ہے کہ ہمیں علاقوں کے اندر جو ہے وہ اکانومی کو اچھا کرنا ہوگا, لوگوں کو جابس دینی ہوں گی اچھی, وہاں پہ کمپنیز کو لانا ہوگا, اچھی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور بہتر ہو جائے گا. تو یہ چیزیں خود بخود جیسے جیسے لوگوں کو جابس ملیں گی وہ ان سرداروں کا ساتھ چھوڑیں گے, وہ ان غلط لوگوں کا ساتھ چھوڑیں گے اور آ کر وہ مین دھارے میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے راجہ صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. جس طریقے سے ندیم صاحب پوائنٹ کر رہے ہیں چیزوں کو کہ اکانومی بہتر ہونی چاہیے, پلس آپ کے پاس جابز ہونی چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے نوجوان فارغ ہوتے ہیں, وہ اس کام میں مشغول ہو جاتے ہیں, ان کو جس طریقے سے راغب کیا جاتا ہے وہ اسی طریقے سے اسی پلیٹ فارم پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں, مائنڈ واش ہوتا ہے, اس کے بعد دہشت گردانہ کارروائیوں کا حصہ بنتے ہیں. بہت سارے ایویڈنس ہم اس طریقے سے لے کر آئے ہیں, اور بلوچستان کے اندر بھی اسی طریقے کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں, افغانستان میں بھی ایسی تمام تر سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ حکومت جو پوائنٹ ندیم صاحب اشارہ کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنا رہی ہے, کوئی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, یا اس کے لیے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے آپ کی؟ دیکھیں جی, اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف ایک عجیب قسم کا نیریٹو بلٹ ہو رہا ہے. یہ 5th جنریشن وار ہے جس کو لیڈ کر رہی ہے پی ٹی آئی. میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں, میں نظریاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی پوری دنیا میں اپنی لابیسٹ کے ذریعے پاکستان کو ملائن کر رہے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے وہ لے کر ابھی آپ نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے جا کے وہاں کیا تقریر کی اور کس طرح ہیومن رائٹس کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا. تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے, جس طرح بھارت جو ہے وہ پاکستان کو انٹرنیشنلی ملائن کرنے کے لیے تمام میڈیمز استعمال کر رہا ہے. ان کی فلم انڈسٹریز فلمیں بنا رہی ہے, ہم کیوں نہیں فلمیں بنا رہے؟ ان کے جو میوزک انڈسٹری ہے وہ اس پہ گانے بنا رہے ہیں. ہمارے ہاں آئی ایس پی آر نے 1-2 نغمے بنائے ہیں, لیکن اس کے علاوہ صرف آئی ایس پی آر کا تو کام نہیں ہے, یہ پوری قوم کا کام ہے. ہمارے ہاں شاعر کہاں مر گئے جو پہلے ہوتے تھے؟ وہ نغمے کہاں گئے؟ پتر ہٹاتے نہیں وک دے, لبدے نہیں وچ بازار وکوں, وہ کدھر گئے نغمے؟ ہم سب کو من حوصل قوم شاعر کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, فلم انڈسٹری کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, شاگردوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, مزدوروں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اور سب سے بڑھ کے سیاست دانوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. عام لوگوں کو بلوچستان میں, کے پی کے میں, سندھ کے اندر بھی ان کو انگیج کرنا پڑے گا. ہر جگہ پہ یہ نیریٹو کیوں بلٹ ہو رہا ہے کہ جی آپ کے وسائل جو ہیں وہ اس پہ قبضہ ہو گیا, وفاق نے قبضہ کر لیا, پنجاب نے قبضہ کر لیا.
یہ جو نیریٹو سوچی سمجھی سازش کے تحت لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے، ہمیں لوگوں سے انگیجمنٹ رکھنی ہے، اپنی لوگوں کو بتانا ہے، سکسیسفل سٹوریز بتانی ہے، اور یہ جو نیریٹو خامخواہ کا بلڈ کیا جا رہا ہے کہ وفاق یا پنجاب وسائل پر قابض ہو گیا ہے، اس کی حقیقت لوگوں کو بتانی ہے، پاکستان کے آئین کی وہ شکیں بتانی ہے کہ اگر کسی صوبے میں کوئی معدنیات ملتی ہے تو اس کی رائلٹی کا پورا حصہ اس صوبے کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے راجہ صاحب، آپ نے بہت ساری چیزوں پہ اشارہ کیا، آپ نے کہا سنگرز کا اپنا کردار ہے، شاعروں کا اپنا کردار ہے، سیاسی جماعتوں کا اپنا کردار ہے، سب کو ایک پیج پر چلنا چاہیے پاکستان کے لیے۔ اچھا، وفاق جو ہے وہ اس چیز کے لیے سیاسی سٹیبلٹی ہو یا دباؤ تر جو ملک کے لیے سٹیبلٹی کی لانے کی بات ہو، اس پہ فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ ظاہر حکومت کا ہونا چاہیے۔ حکومت کیوں نہیں جو ہے وہ تمام تر اقدامات اٹھاتی ہے؟ ساتھ ہی اگر ہم بات کریں وزیر اعظم شہباز شریف کی تو وہ اے پی سی بلائیں، کوئی روڈ میپ دیں، تمام تر لوگوں کو بٹھائیں، ایک طریقے سے بات کریں۔ اس کا روڈ میپ تو آپ لوگوں کو دینا چاہیے نا، تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حالات اس وقت کہاں جا رہے ہیں۔ بالکل، دیکھیں شہباز صاحب جب جاتے ہیں بلوچستان، وہاں کے نوجوانوں سے ملتے ہیں، طالب علموں سے ملتے ہیں، وہ جب وہاں کا کوئی غریب بچہ انہیں کہتا ہے کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، تو وہ اس کو اسکالرشپ دیتے ہیں۔ وہ کسی بچے کی قمیض پر سائن کر کے اس بیچارے کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگاتے، اس کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر ابھی یونیورسٹیز میں کیا پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم نہیں گئی؟ کیا بلوچستان کی یونیورسٹیز میں وزیر اعظم نے ایک والد کی شفقت کی حیثیت میں وہاں کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپس نہیں دیے جس طرح ملک کے دیگر صوبوں میں دیے؟ تو محترم وزیر اعظم کے انیشیٹوز تو پورے پاکستان کے لیے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ہر مکتبہ فکر کو کرنا پڑے گا، خود خاص طور پہ ہماری افواج کو بھی کرنا پڑے گا۔ دیکھیں ہماری پاکستان کی افواج جب آپریشنز میں جاتے ہیں، وہاں پہ اگر ہمارے اپنے فوجی بھائیوں سے کہیں پہ کوئی زیادتی یا غلطی ہو بھی جاتی ہے، آپریشنز میں ہو جاتی ہیں چیزیں، تو آرمی چیف کو وہاں پہنچ کر اس اپنے جوان کو بھی سزا دینی چاہیے اور دکھانا چاہیے کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر ہمارا جوان کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، ہم اسے بھی سزا دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایک سزا اور جزا کا، ایک انصاف کا نظام، دیکھیں جس ملک میں انصاف ہوتا ہے نا، وہاں پہ کسی کے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملک کو طاقت نہیں ہوگی کہ وہ آ کر ہمارے نوجوان کو یہاں پہ ورغلائے یا اس کو ریاست کے خلاف کھڑا کر دے۔ تو ہمیں اپنے اندرونی معاملات، بالکل ندیم صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہمیں اپنے اکانومی کو بھی بڑا بوسٹ اپ دینا پڑے گا۔ بلوچستان میں جو ہے وہاں پہ روزگار کے بڑے ایشوز ہیں، اس پہ توجہ دینی پڑے گی، سی پیک کو زیادہ فاسٹ کرنا پڑے گا، انڈسٹریز وہاں لگانی پڑیں گی تاکہ وہاں کے لوگوں کی احساس محرومی کو ہم نے ختم کرنا ہے، ہمارے وزیر اعظم نے ختم کرنا ہے، ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل نے ختم کرنا ہے، تو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے فواد صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے راجہ صاحب کی، وہ ایک سیاسی سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی بڑی ضرورت ہے اور اس پہ تمام لوگوں کو مل کر چلنا ہے، چاہے انہوں نے بہت سارے ڈپارٹمنٹس کی بات کی، بہت سارے رولز کی بات کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق کو ایسے کون سے مؤثر سٹیپس لینے چاہیے جس کی وجہ سے ان تمام طرح اسٹریٹجیز پر کام ہو سکے اور اسٹرانگلی کام ہو سکے؟ جی بالکل، یہ بات تو بالکل وجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت احساس میموری میں اضافہ کر رہی ہے، لیکن دیکھیے میں ایک بات ضرور کہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو اکانومی ہے کسی بھی ملک کی، وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے وہاں کی سیکیورٹی سچویشن کے ساتھ۔ اگر وہاں کسی بھی ملک پہ اگر خدا نہ خواستہ سیکیورٹی جو ہے سچویشن خراب ہوگی، وہاں کے حالات سیکیورٹی کے مد میں خراب ہوں گے، تو وہاں انویسٹمنٹ باہر سے بالکل بھی نہیں آئے گی، کیونکہ ہر انویسٹر جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہے ہی سیکیورٹی کا، جو اس وقت یہ حکومت اور افواج پاکستان جو ہے وہ اپنی جانوں کا نظرانہ دیکھ کر کر رہی ہیں۔ لیکن جو اصل چیز ہے جس کی نشاندہی ہم سب کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کاؤنٹر نیریٹو دینے کی اشد ضرورت ہے، اور وہ کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اور جو سیاسی حلقے ہیں تمام ان کی طرف سے بھی، ادبی حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی، اور جو ہماری سول سوسائٹی ہے ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ پرو ایکٹیو کام کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ دیکھیے پاکستان میں جو اس وقت آبادی ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ ینگ جنریشن ہے، اور یہ وہ جنریشن ہے کہ جن کے ہاتھ میں اس وقت دنیا ہے، لیپ ٹاپ کی صورت میں، اسمارٹ فون کی صورت میں، تو وہ پوری دنیا پہ وہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ انفارمیشن رکھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نیریٹو دینا پڑے گا جو کاؤنٹر نیریٹو کی صورت میں، کہ جو اس وقت پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف دنیا میں اور لوکلی
जो मुख्तलिफ हलके हैं जो शायद पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी और हमें स्कूलों में, कॉलेजेस में, दफातर में, इंस्टीट्यूशंस में इस नैरेटिव को बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान में हर चीज खुदा न खास्ता खराब नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में जहां आप जाए, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो कदर की निगाह से देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया में तीसरी जंग अजीम रुकवाई है और ये वो जंग अजीम है कि खुदा न खास्ता हो जाती तो दूसरे जंग अजीम तो बच्चों का खेल लगनी थी। सही। इसके बाद भी पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि लेबनान में भी काम जो है वो किया है। लिबिया में पाकिस्तान जो है मीडिएशन का काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान का ये जो रोल है इस वक्त हमें इसको कैश कराना चाहिए, ठीक है, चाहे वो हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी की मद में हो, जिस तरह के हो रहा है। आप देखें हमारे वज़रा जो है वो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं और इस बात को बावर करा रहे हैं कि वहां के जो बिजनेस कम्युनिटी है वो पाकिस्तान में आए और इन्वेस्टमेंट करे या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। सीपेक जो है करके सीपेक को हमने फास्ट ट्रैक में किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि किस मुस्तैदी से इस चीज पे काम हो रहा है। लेकिन जहां तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, सिक्योरिटी इज प्रायोरिटी नंबर 1 फॉर पाकिस्तान इस वक्त। जब तक कि सिक्योरिटी स्टेबल नहीं होगी, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई इकोनॉमी हमारी स्टेबल नहीं हो सकती। ठीक है नदीम साहब, आप भी क्या यही नजरिया रखते हैं जिस तरीके से फवाद साहब ने कहा है कि नैरेटिव को जनरेट करने की जरूरत है, जो कि प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ, या जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, पाकिस्तान को हमेशा से एक टारगेट के तौर पर यूज किया जाता है कि वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करता है और इस तरह के तमाम तर नैरेटिव्स के साथ पाकिस्तान को पॉइंट आउट किया जाता है, क्या इसको खत्म होने की जरूरत है? कि आप समझते हैं कि ये एक ब्रीच है जिसकी वजह से तमाम तर चीजें जो है वो मजीद परवान चढ़ती है, इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं आती और लोगों का एतमाद जो है बहाल नहीं होता? देखिए, पाकिस्तान का अपना इमेज तो पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत अच्छा है, टेक ऑफ की पोजीशन। लेकिन पाकिस्तान में जो इस तरह की कार्रवाइयां होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, उनका कोई ताल्लुक नहीं है नवाज लीग से, उनका कोई ताल्लुक, उन्हें नाम भी नहीं पता होंगे, इमरान खान का नाम भी नहीं पता होगा। ज्यादातर वो लोग इसके अंदर शामिल है। आप देखें कि जो टारगेट हो रहे हैं, जो ये हलाक हो रहे हैं, उनके आप शक्लें देखें, उनके लिबास देखिए, उनकी हालतें देखें, ये सारे बेरोजगार लोग हैं जिनके पास कोई तालीम नहीं है। तो हमें इन एरियाज के अंदर खास तौर पर तालीम को बढ़ाना पड़ेगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी भी हिंदुस्तान में, तो इसको और बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। प्राइवेट एजुकेशन की बात नहीं कर रहा। देखिए, हमारे यहाँ जो गरीब तबका है वो आप सबके घर में काम करता है, राजा अंसारी साहब के घर में भी काम करता है, मेजर फवाद के घर में भी काम करता है। अब मेरे घर में जो लोग काम करते हैं उनके बच्चों को मैं एडमिशन कराने जाता हूँ तो मैं करा नहीं सकता। मैं कुछ अरसे तो उनकी फीस तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं किधर उनको एडमिशन कराऊं? जहां भी एडमिशन कराने जाते हैं वहां एक रीजनेबल अमाउंट उनको देनी पड़ती है, और रीजनेबल अमाउंट पर मंथ है। उस बच्चे को टाइम दिलाना है, उस बच्चे वो कोई काम कर रहा है घर के अंदर, वो छोटा बना हुआ है, वो पैसे अर्न कर रहा है। यही हाल बलूचिस्तान में है। इस तरह के जो मजदूर है, हमें जब तक ये सिक्योरिटी तो बाद में होती है कि सिक्योरिटी तो हो रही है पैरेलल, बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली पैरेलल चलाई जा सकती है। सिक्योरिटी का तो आपने देख लिया, ऑपरेशन हमने शाबान शुरू कर दिया, इंशाल्लाह उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके बाद जो लोग डर के ही बैठेंगे, वो इधर उधर बैठे होते हैं, उनको बेधारे में लाना है, वहां जॉब्स क्रिएट करनी है। तालीम जब होती है तो वो कहीं भी पहुंचकर जॉब ढूंढ लेते हैं कि कहीं ना कहीं उनको जॉब मिल जाती है। किसी जगह अकाउंट्स की जॉब कर लेते हैं, किसी जगह मुंशी की जॉब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे वसाइल और पानी, इस तरह से ज़राअत को आम करना, ये सारी चीजें जब हम करेंगे, लोग इंगेज हों। जब लोग इंगेज होते हैं तो इस तरह की एक्टिविटी से बाहर। ठीक है राजा साहब, लास्टली बस शॉर्टली मुझे आप ये बताइएगा, ऑपोजिशन बाज़-औक़ात हम देखते हैं कि वो हुकूमत की जो सिक्योरिटी पॉलिसी पर है उस पर सवाल उठाती भी दिखाई देती है। आप नहीं समझते कि कौमी सलामती जैसे मामलात के ऊपर तमाम सियासी जमातों को एक सफ पर बैठकर बात करनी चाहिए? बिल्कुल बात करनी चाहिए। मुल्क हमारा है, लेकिन वो सोच भी तो वहां आगे से आए ना। आप मुझे बताएं, जब बानी पीटीआई की बहनें इंडिया टुडे जैसे चैनल पे बैठकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जान से मारने की धमकी दे दें और कहें कि हमारे पास तो केपी के में ऐसे जवान है, हम उनको बोलेंगे तो इसका फिला कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और आज भी यूट्यूब पे वो वीडियोस पड़े हुए हैं, तो मुझे बताएं, तो फिर अगर इस तरह का मामला होगा तो फिर कैसे ये लोग जो है वो कौमी धारे में आएंगे, या हम कहें कि ये लोग मुहब्बे वतन हैं?
तो ये एक, मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी देखें कश्मीर में एक सूरत हाल पैदा हुई, इमरान रियाज वहां लंदन में खड़े होकर मुजाहरे में वहां जाके क्या क्या बात कर रहा था। तो ये नैरेटिव तो बिल्ड कर रहे हैं ना पूरी दुनिया में, और यही जमात है वो। बिल्कुल सही बात है कि जो बलूचिस्तान का आम आदमी है शायद उसको सियासी जमातों का पता ना हो, लेकिन इंटरनेशनली यही सियासी जमातें वहां बैठ के क्या कर रही हैं। और मैं समझता हूं कि और बाकी नहीं, सिर्फ एक ही सियासी जमात है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो है वो उसको मलायन कर रही है, उसके इमेज को जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। तो ये इन पर, इनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म अंदाज में हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ तीनों मौजूद गेस्ट मौजूद हैं। नाजरीन, तमाम तर जो प्रोग्राम के अंदर हमने डिस्कशन किया, पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का इस वक्त मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। शाबान के नाम से ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है और अब इंशाअल्लाह इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उसी पर तमाम तर डिटेलिंग के ऊपर हमने प्रोग्राम डिस्कस किया है। मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद थे, मेजर नदीम शेख रिटायर्ड साहब मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। राजा अंसारी साहब मौजूद थे, मेजर फवाद साहब मौजूद है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। मुझे अपनी मेज़बान कुरतुल ऐन बख्श को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।